पिछले कुछ दिनों से हम सभी पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी हृदय विदारक स्थिति में हैं, क्योंकि बापूजी के इलाज के संबंध में किसी भी स्तर पर पारदर्शिता दिखाई नहीं देती है और यही बात चिंता का कारण भी बनी हुई है। अब कौन क्या सोच के क्या कर रहा है वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन बापूजी की मेडिकल रिपोर्ट से जो विचलित कर देने वाली स्थिति सामने निकल कर आ रही है उसे आप सबके साथ साझा करता हूं, ताकि आप उस पीड़ा को महसूस कर सकें जिससे पूज्य बापूजी को एम्स में रात दिन गुजरना पड़ा था। साथ ही साथ इस प्रशासनिक तंत्र के असली चेहरे को भी देख सकें। बापूजी की इस मेडिकल रिपोर्ट का डॉक्टरों की मदद से जो अध्ययन किया गया उसके आधार पर यह स्पष्ट उभर कर आने लगा कि एम्स की घोर लापरवाही भी जिम्मेदार है बापूजी को मृत्यु जैसी परिस्थिति में धकेलने के लिए। संदेहों से घिरे हुए एम्स से जब इस विषय पर ईमेल के माध्यम से पूछा गया तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। यही प्रश्न जब जोधपुर जेल अधीक्षक से ईमेल के ही माध्यम से पूछे गए तो वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। 5 मई को जब बापूजी को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि उनको पिछले 7 दिनों से बुखार और 3 दिनों से सूखी खांसी है। मतलब कि 7 दिन पहले से बापूजी को कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन जेल के सुपरिटेंडेंट ने बापूजी का कोरोना टेस्ट करवाना भी जरूरी नहीं समझा। यह प्रशासन की नीयत के बारे में काफी कुछ कह जाता है। ये तो हालात तब हैं जब जोधपुर जेल में 2020 से लेकर अब तक कितने ही कैदियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है और कईयों की तो कोरोना के कारण मृत्यु भी हो गई है। किस बात का इंतजार कर रहे थे जेल के सुपरिटेंडेंट कि जब बापूजी की तबीयत बहुत गंभीर हो जाएगी तब कोरोना का टेस्ट कराने का सोचेंगे? कहां के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे थे जेल अधीक्षक? वेटिकन सिटी के या जीएचक्यू रावलपिंडी के? यह ना सिर्फ बापूजी के साथ अन्याय है अपितु जेल के अन्य कैदियों के साथ भी अन्याय है। 6 मई को बापूजी की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और सिटी स्कोर आया 8, मतलब 33% फेफड़ों में यह वायरस फैल चुका था। 7 मई को बापूजी ने लिखित में दे दिया कि मुझे मेरा इलाज जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में ही करवाना है, इसलिए मुझे इलाज हेतु वहीं भिजवाया जाए। और ऐसा नहीं है कि बापूजी ने अपनी इच्छा ऐसे ही रखी हो। 2016 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बापूजी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में इलाज करवाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, परंतु इसके बावजूद 7 मई की देर रात बापूजी को एम्स में शिफ्ट कर दिया गया और वहां जाके जो बापूजी के शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ है वो सभी के लिए हृदय में शूल के समान है। बापूजी की मेडिकल रिपोर्ट्स में आई रीडिंग्स और उसमें होने वाले उतार चढ़ाव से पैदा हुए दुष्प्रभावों के बारे में हम सीनियर डॉक्टर योगेश, जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट हैं, उनसे समझते हैं। देखिए दीपक जी, बापूजी का सीटी स्कोर बीमारी की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही 8 था। उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। इनमें से CRP 42, प्रोकैल्सिटोनिन 17, डी डाइमर 6.89 और IL-6 7922। ये सभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन को बताते हैं। और जैसे कि IL-6 की बात करूँ तो अगर ये मोर देन 39 होता है तो भी इन हॉस्पिटल डेथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन बापूजी का ये स्कोर 7000 से 8000 के आसपास में आ रहा है। और हीमोग्लोबिन के लिए कुछ बात करूं तो मैं हीमोग्लोबिन काउंट उनका महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम 10.1 ग्राम था, जो कि एम्स में जब शिफ्ट किया उनको 9 तारीख को तो हीमोग्लोबिन घट के 8.2 ग्राम रह गया। उसके बाद 13 तारीख के टेस्ट में 5.3 ग्राम आ रहा है और 14 तारीख को 3.7 ग्राम और उसके बाद में भी करीब 7 यूनिट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में उनका 17 तारीख का हीमोग्लोबिन 10.2 ग्राम था और 18 तारीख को फिर वापस रिपोर्ट कराई है तो उसमें 8 ग्राम हीमोग्लोबिन रह गया। 9 मई के ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन 8.2 आया था और 13 मई को यह घटकर मात्र 5.3 हो गया। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से इस पर क्या एक्शन लिया गया था? देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से तो 13 तारीख को जब हीमोग्लोबिन 5.3 डिटेक्ट होता है उसके बाद से ट्रीटमेंट प्लांट में तो कोई चेंज है नहीं। और 14 तारीख को जब क्लिनिकली उनका शरीर देखा गया कि सीवियर पैलर हो गया है, मीन बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया है, तो उसके बाद जांच करवाने पर उनका हीमोग्लोबिन 3.7 ग्राम आया है। और वो
जो कोर्स दवाई हैं उसके बाद में उनके एंटीप्लेटलेट, एंटीकोगुलेंट मतलब कि खून पतला करने की दवाइयाँ उनकी बंद की हैं और उनको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया। तो दोपहर में इन्वेस्टिगेशन कराया है, फिर लगभग शाम को 6 बजे के आसपास उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू किया है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी शुरू करने के बाद पहले यूनिट ब्लड लगते टाइम उनको रिएक्शन भी हुआ है ब्लड का। तो वो सब कुछ तो मैनेज हो गया था, लेकिन फिर भी कोविड के पेशेंट जो कि सीवियर सेप्सिस के अंदर थे और उसके बाद उनको एकदम से सीवियर एनीमिया हो जाता है, उनका मतलब मोर देन हाफ ऑफ द ब्लड उनका लॉस हो चुका था बॉडी का। क्योंकि जब हम शुरू की रिपोर्ट्स देखें तो उनका हीमोग्लोबिन 10.1 ग्राम था, धीरे धीरे करके पहले तो 13 तारीख तक 5.3, उसके बाद में भी लॉस होकर अगले एक ही दिन में 3.7 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब है कि उनका बॉडी का मोर देन हाफ ब्लड उनका लॉस हो चुका था। कुछ लॉस सेप्सिस में हुआ था, कुछ आगे इन्वेस्टिगेट किया तो पता पड़ा कि जीआई जो हेमरेज हुआ था उसकी वजह से ब्लड का लॉस हुआ था। तो सेप्सिस के में एक तो सेप्सिस की कंडीशन थी, दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिस जीआई हेमरेज बोलते हैं वो स्थिति और इतना ज़्यादा सीवियर एनीमिया, और ये कंडीशन वास्तव में बहुत क्रिटिकल थी। तो किसी मिरेकल की वजह से या मतलब बहुत ही रेयर चांस था ये कि बापूजी सरवाइव कर गए इसमें। यदि एम्स ने 14 की जगह 13 मई को हीमोग्लोबिन की गिरावट को देख लिया होता तो शायद बापूजी का इतना ब्लड लॉस न हुआ होता। यदि ये जानलेवा स्थिति ही चिंताजनक नहीं है तो कौन सी होती है? ये समझ से परे है कि एक पेशेंट का हीमोग्लोबिन 10 पॉइंट था एम्स में आने से पहले, और जब वे एम्स में आते हैं तो उन्हें एलोपैथिक की ऐसी दवाइयां दी गई जिनके साइड इफेक्ट्स के कारण बापूजी के शरीर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। एम्स के डॉक्टर इस स्थिति को भांपने में असफल हो गए और तब तक असफल रहे जब तक बापूजी का शरीर पीला नहीं पड़ गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जितनी कोरोना वायरस ने बापूजी के शरीर को क्षति पहुंचाई है, उससे ज्यादा तो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट का मिसमैनेजमेंट बापूजी के शरीर के लिए परेशानी का सबब बन गया है। फिर यही एम्स राजस्थान हाईकोर्ट में एक मेडिकल नोट दे देता है जिसमें लिखा होता है कि 18 मई को बापूजी का हीमोग्लोबिन 8 हो गया है और क्योंकि हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ है तो अब वो डिस्चार्ज के लिए एकदम फिट हैं। सुधार हुआ है, लेकिन कैसे? 17 मई को हीमोग्लोबिन 10.2 था और 18 मई को हुआ 8, यानी लगभग 2 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो ये सुधार कैसे हुआ? मतलब कोर्ट को भी झूठे साक्ष्य दिए जा रहे हैं। 2 पॉइंट हीमोग्लोबिन के कम हो गए, जीआई ब्लीडिंग का कोई इलाज हुआ नहीं और एम्स कोर्ट में कहता है कि बापूजी डिस्चार्ज के लिए एकदम फिट हैं। पता नहीं ऐसा तो क्या दबाव था डिस्चार्ज करने का। जिन कठिनाइयों का बापूजी ने एम्स के अंदर सामना किया उसके बारे में उनके साधकों को नहीं बताने से किसी को क्या हासिल हो रहा है? ये क्यों छुपाया जा रहा है? अब एक मुख्य सवाल यह आता है कि आयुर्वेद इस मेडिकल कंडीशन को किस नजरिए से देखता है? क्या अब भी इन जटिल बीमारियों का इलाज संभव है? तो मैंने बात करी दत्तात्रेय आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टर राघवन जी से। डॉक्टर राघवन विश्व के श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं, जिन्हें 60 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है और वे वैद्य रत्नम की उपाधि से अलंकृत हैं। एक और खास बात, 2013 से पहले उन्होंने बापूजी का आयुर्वेदिक उपचार किया है और 2016 में बापूजी के उपचार हेतु वे जेल में बापूजी से मिले भी हैं। डॉक्टर राघवन ने पत्र के माध्यम से अपनी ओपिनियन दी। उस पत्र का सारांश यदि हम देखें तो डॉक्टर राघवन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बापूजी के आध्यात्मिक बल के कारण ही उनका शरीर आज इन प्राणघाती परिस्थितियों को सहन कर रहा है। कोरोना होने से पहले ही बापूजी को प्राणघातक बीमारियों ने जकड़ रखा है, जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। तो अब जब कोरोना के कारण परिस्थितियां और बिगड़ गई है, अब यदि बापूजी के आयुर्वेदिक उपचार में तनिक भी देरी हुई तो उसके बाद की क्षति शायद कभी ना सही हो पाए। मेरा मानना है कि यदि अभी भी आयुर्वेदिक उपचार डॉक्टर राघवन जैसे वैद्य रत्नम के सहयोग से प्रारंभ होता है तो बापूजी की परिस्थिति में बहुत कुछ सही हो सकता है। यदि बापूजी के आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय में इससे संबंधित एक याचिका लगभग पिछले 3 महीनों से चल रही है, लेकिन अभी तक किसी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाई है। यहां तक कि बापूजी के एम्स में भर्ती होने के बाद कई बार
एम्स को नोटिस भेजकर मेडिकल रिपोर्ट्स और वास्तु स्थिति को जानने की कोशिश की गई, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। जब राजस्थान हाईकोर्ट में दस्तक दी गई तो कई तारीखों के बाद वहां के दरवाजे खुले। हाईकोर्ट का आदेश होने पर भी एम्स ने मेडिकल रिपोर्ट्स ना देकर सिर्फ एक मेडिकल समरी का नोट थमा दिया। दोबारा हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए और फिर कड़ा संघर्ष करके ऑर्डर प्राप्त किया ताकि पूरी रिपोर्ट्स मिल सके। इस बार रिपोर्ट्स तो मिली, लेकिन उन्हें पूरी कहना शायद गलत होगा। तो इस रवैये को समझने के लिए अधिवक्ता श्री धर्मराज हमारी मदद करेंगे। क्या संवैधानिक कोर्ट में मानवीय अधिकारों के प्रति ऐसा ही रवैया रहता है? दीपक, राजस्थान हाईकोर्ट में बापूजी के मेडिकल ट्रीटमेंट की जो पिटीशन फाइल की गई है उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पिटीशन में किन्हीं साधारण बीमारी जैसे मलेरिया, टाइफाइड वगैरह का इलाज नहीं पूछा है, बल्कि 9 गंभीर प्राणघातक बीमारियों का इलाज पूछा गया है, क्योंकि ये बीमारियां बापूजी के शरीर में उस एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां पे वो बापूजी का जीवन किसी भी क्षण जेल के अंदर ले सकती है। तो ये सब बातें पिटीशन में बताने के बाद में और 10 अप्रैल से लेके 5 मई 25 दिनों में 9 अर्जेंट लिस्टिंग की एप्लीकेशन देने के बाद में, जिसमें अच्छी तरीके से बताया गया कि कैसे 85 इयर्स के आयुष्य में जेल के अंदर इन बीमारियों का इलाज नहीं हो पाने के कारण बापूजी का जीवन खतरे में है, तो भी हाईकोर्ट 25 दिनों में इस पिटीशन को लिस्ट नहीं करता है, सुनवाई भी नहीं देता है, और जब चीफ जस्टिस को लिखा जाता है तब जाके ये पिटीशन लिस्ट होती है। तो मेरे को लगता है कि ये अगर मैटर जहां पे व्यक्ति का फंडामेंटल राइट टू लिव, फंडामेंटल राइट टू बी इन बॉडीली एग्जिस्टेंस, फंडामेंटल राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन वायलेट हो रहा है, वो मैटर अगर राजस्थान हाईकोर्ट को अर्जेंट नहीं लगते हैं तो कौन से मैटर अर्जेंट हो सकते हैं, ये मेरी समझ के परे है। और मेरा मानना है कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स के ग्रॉस वायलेशन के केसेस में अगर हाईकोर्ट सुनवाई तक का मौका नहीं देता है तो मेरा मानना यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाने में ये कंप्लीट फेल्योर रहा है, और कहीं ना कहीं पर राजस्थान हाईकोर्ट को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और इसमें कोर्स करेक्शन करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि एम्स के घटनाक्रम से पहले ही जेल अधीक्षक को पत्र के माध्यम से आगाह कर दिया गया था कि बापूजी की बीमारियों को देखते हुए उनकी तबीयत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है अभी, लेकिन वहां तो समय पर कोरोना टेस्ट ही नहीं हो सका, तो ध्यान रखने की तो बात ही क्या करें। बापूजी के स्वास्थ्य के संबंध में जब जब एम्स को पत्र लिखा गया तब तब जोधपुर जेल अधीक्षक को भी पत्र भेजा गया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। तो एक बार फिर अधिवक्ता धर्मराज से ही समझते हैं कि बापूजी को आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो आवश्यकता है उस पर जेल प्रशासन का कैसा रुख है। इस साल फरवरी में बापूजी को हार्ट डिजीज के अनस्टेबल एंजाइना का अटैक आया था। उसी समय डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को एक पत्र लिख के बताया गया कि अनस्टेबल एंजाइना के अतिरिक्त बापूजी को 8 अन्य गंभीर और जानलेवा बीमारियां हैं, और पिछले 8 सालों के दौरान जेल प्रशासन द्वारा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट बापूजी को दिया गया है वो बिल्कुल भी बापूजी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर पाया है, क्योंकि ऐसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों की संख्या जेल में रहते हुए बढ़ी है और हर बीमारी ने और ज्यादा सीवियर रूप लिया है। तो ऐसी स्थिति में जब जेल प्रशासन द्वारा दिए जा रहे मेडिकल ट्रीटमेंट से बापूजी के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन ना होके बल्कि दिन ब दिन गिरता गया है, और परिणामतः आज बापूजी इन गंभीर बीमारियों के कारण मृत्युशैया पर हैं, तो बापूजी को एक उचित आयुर्वेदिक संस्थान में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की परमिशन दी जाए। लेकिन जेल प्रशासन द्वारा ये परमिशन का पुरजोर विरोध किया जा रहा है, और यह एक बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला विषय है कि जेल प्रशासन को या राज्य सरकार को इस बात में क्या आपत्ति हो सकती है कि बापूजी इन गंभीर और जानलेवा बीमारियों का उचित इलाज करवा के अपने जीवन को बचा पाए। मेरे को लगता है कि जहां संविधान में एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की गई है, उससे इतर राजस्थान सरकार और खासकर जेल प्रशासन पुलिस स्टेट की तरह बर्ताव कर रहा है। इन सब विचारों से यह बात सामने निकल कर आती है कि आज बापूजी जिस प्राणघाती परिस्थिति में हैं, वो किसी एक गलती या किसी एक गलत निर्णय के कारण नहीं है। ये नतीजा है लंबे समय से होते आ रहे बेहिसाब गलत निर्णयों का, और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है ये अब किसी से छुपा नहीं है।
बापूजी की गंभीर चिकित्सा स्थिति, जो उनके कोरोना संक्रमण के पहले से ही मौजूद है, तत्काल और प्रभावकारी आयुर्वेदिक उपचार की मांग कर रही है। और अब कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के मिसमैनेजमेंट से पैदा हुई नई बीमारियों के कारण उनके शरीर को बिना समय गवाए सही आयुर्वेदिक उपचार की त्वरित आवश्यकता है।